अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अर्तुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड नंबर 12 में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा है, अर्तुल गाजी अपने कबीले वापस आ गए हैं और उन्हें पता चलता है दुंदार हल्दी बाजार बेचने गया है। अर्तुल गाजी अपने घोड़े पर सवार होकर कहते हैं शेर की गैर हाजिरी में गीदड़ों की हुक्मरानी थी, लेकिन याद रखना जब शेर अपने पाँव पर वापस आता है तो गीदड़ जंगल की तरफ भागता है। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे अर्तुल गाजी अपने सिपाहियों को लेकर हल्दी बाजार की तरफ आंधी और तूफान की तरह जा रहे होते हैं। इधर हल्दी बाजार के सराय में आप देखेंगे सादुद्दीन कोपेक, बहादुर और दुंदार मौजूद हैं और सादुद्दीन कोपेक बहुत बेचैन होता है और गोगतो से पूछता है आरिस कहाँ है, वो अब तक क्यों नहीं आया। गोगतो कहता है मैं भी बहुत हैरान हूँ अमीर हजरत, ये अच्छा शगुन नहीं है। इतने में दरवाजा खुलता है और आरिस अपने सिपाहियों के साथ दाखिल होता है। आरिस को घबराया हुआ देखकर सादुद्दीन कोपेक पूछता है क्या तुमने कोई भूत देख लिया है, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरिस कहता है मैं आपको इंतजार नहीं करवाना चाहता था, मुझे कुछ काम के सिलसिले में दोबारा जाना है, तो मैं जल्दी से ये काम खत्म करके वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर सादुद्दीन कोपेक कहता है आरिस इतनी भी क्या जल्दी है, आप मुझे बहुत उलझन में लग रहे हैं। इस पर तेकफुर आरिस कुछ भी जवाब नहीं देता और वो खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर कोपेक कहता है क्योंकि आरिस साहब को बहुत जल्दी है तो हम गवाहान की मौजूदगी में इस मामले को जल्दी खत्म करते हैं। उसके बाद कोपेक के सिपाही मुआहदे के कागजात को बहादुर और दुंदार के सामने रखते हैं। उसके बाद नाजरीन आप काय कबीले में देखेंगे हैमा खातून हलीमा सुल्तान अपने क़मे में मौजूद हैं। हैमा खातून बहुत परेशान है, वो कहती है हलीमा मेरी बच्ची, अगर अर्तुल के पहुंचने से पहले बाजार बिक गया तो हम अर्तुल को क्या मुंह दिखाएंगे, और फिर दुंदार का क्या होगा, क्या अर्तुल उसे माफ करेगा। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती है अम्मी जान आप परेशान मत हो, बाजार के फरोख्त होने से पहले अर्तुल पहुंच जाएंगे। इस पर हैमा खातून कहती है हलीमा मेरी बच्ची, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, मैं बस दुंदार के लिए फिक्रमंद हूँ, पता नहीं अर्तुल उसे माफ करेगा या नहीं। और इधर हल्दी बाजार में कोपेक दुंदार से कहता है बहादुर साहब और आरिस मिलकर हल्दी बाजार को फैलाने का काम करेंगे और इस कारवां से हर एक को फायदा होगा। उसके बाद बहादुर के इशारे पर बहादुर के सिपाही सोने से भरा संदूक दुंदार के सामने रख देते हैं और कोपेक संदूक खोलकर दुंदार को सोना दिखाता है। आरिस कहता है चलो ये जल्दी से काम खत्म करें, और फिर बहादुर चावदार कबीले की मोहर मुआहदे के कागजात पर लगाता है। दुंदार भी काई कबीले की मोहर मुआहदे के कागजात पर लगा देता है। मोहर लगाने के बाद दुंदार को वो सारे लम्हात याद आते हैं जिस तरह से अर्तुल गाजी और उनके सिपाहियों ने हल्दी बाजार को फतह किया था। ये सोचकर दुंदार अपनी नाकाम हसरतों में डूब जाता है और गमगीन हो जाता है। और इधर हल्दी बाजार के बाहर अर्तुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ दाखिल हो रहे हैं। सारे लोग अर्तुल गाजी को देखकर अर्तुल गाजी जिंदाबाद, अर्तुल गाजी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बाजार के दरवाजे के करीब पहुंचकर अर्तुल गाजी तेजी से उतरकर अपने सिपाहियों के साथ सराय में दाखिल होते हैं। दूसरी जानिब सराय में दुंदार काय कबीले की आखिरी मोहर भी मुआहदे के कागजात पर लगा देता है। ये देखकर आरिस और सादुद्दीन बहुत खुश होते हैं। सादुद्दीन का चेहरा खुशी से खिलखिला रहा है, लेकिन इस बेगैरत गद्दार को ये नहीं पता कि अर्तुल गाजी हल्दी बाजार के सराय में पहुंच गए हैं। अर्तुल गाजी को आता देखकर दुंदार, आरिस, बहादुर और सादुद्दीन कोपेक बहुत ही हैरान हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और सादुद्दीन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और उसी बीच सराय का दरवाजा खुलता है और हकीम आर्तुक के साथ तमाम सिपाही सराय में दाखिल हो जाते हैं। जब दुंदार अर्तुल गाजी से मिलने आगे बढ़ता है तो बमसी दुंदार को रोक लेता है और सादुद्दीन कोपेक जो अपने सारे हवास खो चुका है बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू में पाकर कहता है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अर्तुल गाजी, आप वापस आ गए, लेकिन ये कैसे मुमकिन है। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं शायद मेरी किस्मत में अपने दुश्मनों की जिंदगियों को अजीरन करना अभी लिखा है। फिर कोपेक गुस्से से आरिस की तरफ देखते हुए कहता है हमने तो आपको मुर्दा समझा था, हमने आपको दफना दिया था। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं जो लाश आपने मट्टी में दफनाई थी वो मेरी नहीं थी बल्कि मुझ पर जाल बिछाने वालों की थी। सादुद्दीन कहता है बहुत अच्छा, लेकिन आप इतने वक्त कहाँ थे। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं मैं एक गुलाम फरोश के हाथों में था, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं उसके हाथों से बच निकला और यहाँ आ गया। इस पर कोपेक कहता है आला और बहुत खूब अर्तुल साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद, हमने अभी अभी एक बहुत ही फायदेमंद काम को अंजाम दिया है।
یہ سن کر ارطغرل غازی غصے میں کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ دندار یہاں بازار بیچنے آیا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے قائیوں کے ساتھ یہ برائی کر کے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا اس معاہدے کی میری نظر میں رتی برابر قیمت نہیں۔ تو کوپیک کہتا ہے ارطغرل صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دندار صاحب نے کائی قبیلے کی مہر معاہدے پر لگا دی ہے اور انہوں نے تمام گواہوں کے سامنے بہادر صاحب سے سونے کے سکے لیے ہیں۔ اور پھر بہادر کہتا ہے ارطغرل صاحب جب تک میرے ہاتھوں میں یہ معاہدہ کائی قبیلے کی مہر کے ساتھ موجود ہے آپ کے الفاظ کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ اور پھر ناظرین ارطغرل غازی وہ معاہدے کو بہادر کے ہاتھ سے لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہادر کا بیٹا اپنی تلوار نکال کر ارطغرل غازی کی طرف بڑھتا ہے، کہتا ہے تم نے کیسے میرے بابا کی بے عزتی کی؟ پھر ارطغرل غازی جھٹ سے تلوار پکڑ لیتے ہیں اور اپنی طرف بڑھنے والے بہادر کے 2 سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ بہادر بھی اپنی تلوار نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی تلوار نکالتا ارطغرل غازی جھٹ سے اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتے ہیں اور ارطغرل سردار کے باقی سپاہی بھی وہاں موجود سب لوگوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ ارطغرل غازی بہادر سے کہتے ہیں بہادر صاحب جلدی کس بات کی ہے؟ لگتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر میری لاش کے ٹکڑے کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سعادتین کوپیک بہادر سے کہتا ہے اپنی تلوار اپنی میان میں رکھو۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں اس سرزمینوں کا سردار اعلیٰ میں ہوں، ہنلی بازار میری ملکیت ہے اور میں اسے نہیں بیچ رہا، اس لیے یا تو تم سب کا خون میرے ہاتھوں سے ہوگا یا تم میری اطاعت کرو گے۔ یہ سن کر بہادر کہتا ہے چاودار کا سردار سردار بہادر کسی کا حکم نہیں مانتا۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں تو پھر میں تمہیں تمہارے بھتیجے اورال کے پاس بھیج دوں گا جس نے ایک وقت میرا حکم نہیں مانا تھا۔ بہادر کوپیک سے کہتا ہے امیر حضرت آپ اس کو وہ معاہدہ پھاڑنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن کوپیک صورتحال کو دیکھ کر گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتا ہے اور کہتا ہے در حقیقت آپ نے سردار اعلیٰ کے خلاف بغاوت کی ہے، اور سنچار سے کہتا ہے سنچار صاحب اپنے سپاہیوں کو لے اور یہاں سے چلے جائیں۔ اور پھر بہادر سے کہتا ہے بہادر صاحب ہم اس معاملے کو خاموشی اور پرسکون طریقے کے ساتھ حل کریں گے۔ پھر ارطغرل غازی کے اشارے پر تمام سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سانچار ترگت سے کہتا ہے یہ مت سمجھو کہ تمہارا سردار واپس آ گیا ہے تو فتح تمہاری ہے، میں تمہاری ہر حرکت کا حساب لوں گا۔ یہ سن کر بامسی غصے میں سنچار کی طرف بڑھتا ہے تو ترگت اسے روک لیتا ہے اور ترگت سنچار سے کہتا ہے یہ مت سمجھو تم جیسے لگڑ بگوں کو واقعی کوئی موقع ملے گا، جیسے ہم نے تمہیں ارطغرل غازی کی غیر موجودگی میں موقع نہیں دیا، اللہ کے فضل سے مستقبل میں بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد سنچار اپنے سپاہیوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ ادھر آرس ارطغرل غازی سے کہتا ہے آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ڈاکو قافلوں پر حملہ کر رہے تھے، ہنلی بازار کا لین دین دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ کوپیک کہتا ہے بہادر صاحب بازار خریدنا چاہ رہے تھے، مزید یہ کہ گورنر آرس یونانیوں سے تجارت بڑھانے کے لیے ایک ماہر تاجر کا انتظام کر رہے تھے۔ پھر آرس کہتا ہے ارطغرل صاحب اس پر غصہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس مشکل وقت میں نے وہی کیا جو اپنوں اور ترکوں کے لیے مناسب سمجھا۔ پھر کوپیک کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ کی موت نے کائیوں کو کمزور کر دیا تھا، حقیقت بات یہی ہے، اور اس کمزوری نے لوگوں کے رزق کو محفوظ کرنے سے روک دیا تھا۔ اس تھکے ہوئے بازار کو خرید کر ان دونوں نے مل کر ذمہ داری اٹھائی تھی۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں میری غیر موجودگی میں بازار کا نظام الٹ گیا، بحیثیت سردار اعلیٰ یہ میرا فرض ہے ان زمینوں پر تجارت اور امن بحال کروں۔ کماندر آرس میں ہنلی بازار کی تجارت کو بحال کرنے کے لیے آپ سے ملنے آؤں گا اور آپ سے مل کر بیٹھ کر بات کروں گا، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو آرس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل غازی بہادر سے کہتے ہیں بہادر صاحب جہاں تک آپ کی بات ہے کل میں ہنلی بازار میں جرگہ بلاؤں گا اور آپ کے بیٹے سے پوچھ گچھ کروں گا کہ کیسے اس نے سردار اعلیٰ پر تلوار نکالی ہے۔ جرگے میں آپ کے قبیلے کے متعلق بھی میں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ اس پر بہادر کہتا ہے ارطغرل صاحب میرے قبیلے کے متعلق فیصلہ صرف میں کرتا ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل غازی غصے میں کہتے ہیں بہادر صاحب اس صورت میں آپ کا فیصلہ پھر میری تلوار کی نوک پر ہوگا۔ اور پھر بہادر بہت ہی غصے میں ارطغرل غازی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کوپیک کی طرف دیکھتا ہے۔ کوپیک اسے جانے کا اشارہ کرتا ہے اور جیسے ہی بہادر جانے کے لیے پلٹتا ہے ارطغرل صاحب کہتے ہیں بہادر صاحب اپنے سونے کے سکے تو لے کے جائیے۔ تو بہادر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اور وہ سونے کے سکے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی، امیر سعادتین، ارطغرل صاحب اور دندار وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کوپیک سے پوچھتے ہیں امیر سعادتین بازار کا امن و امان کیوں بگڑا؟ آپ نے احتیاطی اقدامات کیوں اختیار نہیں کیے؟ آپ نے کیوں تاجروں کو ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں کیا؟ اس پر کوپیک کہتا ہے ارطغرل صاحب
जो कुछ भी हुआ क्या आप उसका जिम्मेदार मुझे ठहराते हैं? इस पर अरतुरुल गाजी कहते हैं, जिन लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया और जिन लोगों ने मेरे सिपाहियों और मेरे आदमियों को मार दिया, आपने अभी तक उनका पता नहीं लगाया। कोपेक कहता है, मेरे सिपाही कई दिन तक उन कातिलों और डाकुओं के पीछे थे। मेरे सिपाहियों ने उन्हें पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। दुंदार साहब इस बात की रास्त गवाह है। इस पर अरतुरुल गाजी कहते हैं, अमीर सादतीन, सुल्तान ने मेरी गैर मौजूदगी में इन जमीनों की फराइज आप पर दिए थे और आपने क्या किया? आपने मेरे भाई को हाली बाजार बेचने पर कायल किया, जिसका मैं बहुत से शहीदों के बाद हकदार बना। आपने इसे हिजरत करने पर हौसला अफजाई की। ये सुनकर सादतीन कोपेक गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, अरतुरुल साहब, मुझे खुशी है कि आप जिंदा हैं और आप अपने गुस्से की वजह से मेरी खुशी पर पानी मत फेरिए। इस पर अरतुरुल गाजी भी गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कोपेक से कहते हैं, कल आप आखिरी बार मेरे जिरगे में मेहमान रहेंगे। अब मैं आ गया हूँ, आपकी जिम्मेदारी इन सरजमीनों से खत्म। आइंदा कभी भी मेरे आड़े मत आना। आज के बाद इन सरजमीनों पर मेरी नुमाइंदगी चलेगी। ये सुनकर सादतीन कोपेक बहुत गुस्से से अरतुरुल को देखता है और अपने दांत पीसते हुए वहां से चला जाता है और उसके सिपाही भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। जब कोपेक बाहर आता है तो वहाँ बमसी और तुर्गुत होते हैं। कोपेक को गुस्से में देखकर बमसी बहुत खुश होता है और उसको जलाने के लिए कहता है, तुर्गुत मेरे भाई, अब तुम्हारी और असलहान की शादी की तैयारियां जल्दी शुरू होनी चाहिए। यह सुनकर कोपेक रुक जाता है और फिर बमसी कहता है, तुर्गुत मेरे भाई, हम तुम्हारी शादी ऐसी रचाएंगे जिसके बारे में दास्तान लिखी जाएगी और दुश्मन जलकर पागल हो जाएंगे। इस पर तुर्गुत कहता है, मेरे अरतुरुल भाई, बस मुझे हुक्म करें। जब वो हुक्म करेंगे तो अल्लाह के फजल से उसे कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर सादतीन कोपेक गुस्से में मायान से अपना खंजर निकालता है, लेकिन फिर गुस्सा पीते हुए उसे वापस डाल देता है। फिर कोपेक के जाने के बाद बमसी, तुर्गुत और वहां पर मौजूद तमाम सिपाही जोर जोर से हंसते हैं। उसके बाद नाजरीन, दुंदार अपने भाई अरतुरुल से कहता है, भाई मुझसे गलती हो गई, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? इस पर अरतुरुल गाजी कहते हैं, दुंदार, तुम अपने हिमाकत के ताबे होंगे और अपनी बुजदली की मदी भी होंगे। तुम मुझसे किस चीज की माफी मांगते हो? यह सुनकर दुंदार कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन अरतुरुल गाजी उसे खामोश करवाते हैं और फिर कहते हैं, दुंदार, आज के बाद मुझे कभी अपना भाई मत कहना। मैं तुमसे और तुम्हारे साथ जो खड़े थे उन सब से हिसाब लूंगा। उसके बाद गुस्से में अरतुरुल गाजी वहां से निकलकर अपने सिपाहियों के पास आते हैं और तुर्गुत से कहते हैं, फौरन चाबदार कबीले जाओ और असलहान से कहो, जब बहादुर का बकिया कबीला इस सरजमीन पर पहुंचेगा तब सरदारी के लिए जिरगा रखा जाएगा। मैं कल के जिरगे में संचार के खिलाफ फैसला सुनाऊंगा जिसने अपने सरदार आला पर तलवार तानी। नाजरीन, आप उसके बाद देखेंगे अरतुरुल गाजी की जान बचाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस असीस कराजैसर किले में सलेबियों के भेष में मौजूद है। उसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरता है तो उसे देखकर असीस अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेता है और असीस को याद आता है जंगल में जंग के दौरान उन्होंने इस शख्स को जख्मी कर दिया था। फिर असीस कहते हैं, अरे गले हुए गीदड़, तो तुम यहाँ हो। उसके बाद उस शख्स का पीछा करने लगते हैं। वो शख्स आरिस से जाकर मिलता है। उसके बाद वो शख्स आरिस से कहता है, जनाब, मुझे जो आपको बताना है वो बहुत अहम है। ये सुनकर आरिस उसे अपने साथ किले के अंदर ले जाता है। इस पर असीस कहते हैं, ओ मलून इंसान, तुम जहाँ गए हो इस सुराख से तुम्हें बाहर आना होगा, क्योंकि तुम्हें मुझे अभी बहुत कुछ बताना है। उसके बाद अंदर आरिस उस शख्स से पूछता है, यूरोगो, अरतुरुल गाजी अकेला था तो वो तुमसे और लुकास से बचकर कैसे भाग गया? तो यूरोगो कहता है, वो भागा नहीं, उसे बचाया गया। इस पर आरिस गुस्से में पूछता है, किसने बचाया उसको? वो शख्स कहता है, जनाब, ये मैं नहीं जानता। यह सुनकर आरिस गुस्से में उस शख्स को नीचे पटक देता है। फिर वो शख्स कहता है, जनाब, वो मामूली इंसान नहीं थे, बहुत ही बहादुर जंगजू थे। इस पर आरिस कहता है, अरतुरुल ये नहीं जानता इन सब के पीछे मैं हूँ, मैं इसका बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा। नीकिया से उस्ताद ताजिर रवाना हो चुका है, उसका नाम नीको है। मुझे बाजार के खात्मे के लिए उस ताजिर की जरूरत है। अपने आदमी लेकर जाओ और उसे बाहिफाजत यहाँ लेकर आओ। छुप कर जाना, अपना मनूस चेहरा किसी को ना दिखाना और दफा हो जाओ यहाँ से। यह सुनकर वो शख्स वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे काई कबीले में सिपाही ढोल बजा रहे हैं। ढोल की आवाज़ों सुनकर तमाम कबीले वाले बाहर आते हैं। उसके बाद अरतुरुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। उनको आता देखकर कबीले वाले तमाम खुश हो जाते हैं और अपने हाथ फैलाकर उन्हें खुशामदीद खुशामदीद कहते हैं। सरदारी खैमे के सामने पहुंचकर अरतुरुल गाजी अपना घोड़ा रोक लेते हैं और अपने कबीले वालों से कहते हैं, मेरे कबीले के बहादुर वासियों, गमगी मत हो।
हल्ली बाजार अभी भी काई कबीले की मलकियत है। यह सुनकर तमाम कबीले वाले बहुत खुशी का इजहार करते हैं और अर्तुगरुल गाजी को दुआएं देने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल गाजी सरदारान से कहते हैं, आप किस किस्म के काई सरदारान हैं? मुश्किलात से नजरें मिलाने के बजाय आपने वापस जाने का फैसला कर लिया। ये सुनकर एक सरदार कहता है, हुजूर हमें माफ कर दें, हमने सोचा था कि आप मर गए। ये सुनकर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी सहाबा कराम ने आपके मकसद को पीछे नहीं छोड़ा और इंसाफ के परचम को सारी दुनिया में कोने कोने तक फैलाया। और आपने क्या किया? आपको यह पता होना चाहिए, काई कबीला सरदार अर्तुगरुल की वजूद पर मुनहसर नहीं है और मेरा यह फरमान है कि दुंदार और उसकी हिमायत करने वाले तमाम सरदारान से मैं सरदारी का ओहदा वापस लेता हूँ। ये सुनकर तमाम सरदारान परेशान हो जाते हैं और अर्तुगरुल गाजी से कहते हैं, हुजूर हमें माफ़ कर दें, हम आपकी हुकूमत के कायल हैं। दुंदार भी कहता है, मैं आपकी हुकूमत बजा लाता हूँ। अर्तुगरुल गाजी दुंदार से कहते हैं, मैं तुम्हारा खैमे में इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस तरह नाजरीन इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम।